हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एलॉन मस्क की। तो एलॉन मस्क जो 2018 के अंदर 56 बिलियन डॉलर का टेस्ला का पैकेज डील था, जो केस हार गए थे कुछ टाइम पहले, वो अब फिर जीत गए। 140 बिलियन डॉलर की एक्चुअल वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ पर शेयर होल्डर सामने से आए हैं। उन्होंने बोला है कि भाई 6 साल इन्होंने कंपनी के लिए काम किया और ये अनकंपेंसेटेड रहे, इनको कोई पैसा नहीं मिला, तो ये चीज अच्छी नहीं है। उन्होंने जो रूल्स रखे थे उस रूल्स का पालन किया है एलॉन मस्क ने, और वो सब कुछ अचीव किया है, तभी पैसा मिल रहा है। कोई फ्री की खैरात नहीं मिल रही है। ये खबर आने के बाद में भाई एलॉन मस्क की जो नेटवर्थ थी वो 700 बिलियन से ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। तकरीबन 750 बिलियन डॉलर हो चुकी है। और अगर आप टॉप लिस्ट की बात करके चलोगे तो लैरी एल्सन, लैरी पेज, जेफ बेजोस सबको जोड़ लो, उनसे ज्यादा है इनकी नेटवर्थ। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो अपनी वैल्यूएशन को 830 बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं। अभी खबर कह रही थी कि भाई 800 750 के आसपास होगा, पर अभी कहा जा रहा है 100 बिलियन डॉलर का नया राउंड रेस करेंगे, जहां पर 830 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन चली जाएगी। अगले साल शायद इनका आईपीओ भी देखने को मिलेगा। जो पैसा आ रहा है उसे एक तो टैलेंट वॉर जीतने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे एम्प्लॉइज एआई की कैटेगरी के अंदर बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में अपनी सोरा जो वीडियो जनरेशन वाली ऐप है उसके ऊपर भी काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं आज की बात करके चलूं, जिस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूं, चैट जीपीटी इमेज के अंदर बहुत बढ़िया हो गया है। नैनो बनाना प्रो लेवल पे ही कहूंगा मैं उसको। कंटेंट के अंदर भी 5.2 वर्जन इज डूइंग वेरी गुड। कोडिंग के अंदर भी इन्होंने अपना लेटेस्ट कोडेक्स मॉडल निकाल दिया, जो कि बेंचमार्क में सबको हरा रहा है। पर्सनली मैंने इसको ज्यादा टेस्ट करके नहीं देखा, लैंडिंग पेजेस के लिए ट्राई किया है, बहुत स्लो है और बहुत बार में रेट लिमिट हो जाती है, इस चक्कर में नहीं चल पाता, एरर्स आ जाते हैं, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा। इस चक्कर में मैंने ज्यादा यूज नहीं किया अभी। बाकी बेंचमार्क्स में जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लैंडिंग पेजेस ट्राई करे गए हैं, लैंडिंग पेजेस बहुत बढ़िया बना रहा है, बहुत सोच के बना रहा है। बाकी टिकटॉक की बात करके चले तो उन्होंने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया है भाई। टिकटॉक यूएसडीसी का जो जॉइंट वेंचर लिमिटेड बन रही थी कंपनी, बेसिकली टिकटॉक अपने आप को बेच रहा है यूएस के अंदर, और 20% से नीचे बाइटडांस रिटेन करेगा। 30 से 35% जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके पास में होगा, और 45% के आसपास जो ओरेकल है, सिल्वर लेक है, एमजीएक्स है, जो अबू धाबी का एआई फर्म है, वो ओन करेंगे। मोटा मोटी 15% सबको मिलने वाला है। तो मान के चलो टिकटॉक यूएस के अंदर चाइनीज एंटिटी नहीं रह गया है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर यूएस वाले हो गए हैं। बाकी बाइटडांस ने 2025 के अंदर 50 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप हुआ करती थी, पर अभी के टाइम पे एआई के चक्कर में बहुत ज्यादा रेस चल रही है। कभी स्पेसएक्स आगे दिखाई दे रहा है, फिर अभी चैट जीपीटी की खबरें निकल के आ रही है। बट बाइटडांस स्टार्टअप्स के अंदर बहुत खतरनाक लेवल पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अगर बड़ी स्टार्टअप्स की बात करके चले, 20% का टारगेट है 2025 का इनका रेवेन्यू ग्रोथ का। 4 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं इनके सारी एप्स की अगर बात करके चले तो, और 330 से 400 बिलियन डॉलर की बीच में इसकी वैल्यूएशन है। तो एक बार समझो, जो इनका प्रॉफिट है वो 8 गुना से भी कम है इनकी वैल्यूएशन से, और मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन राइट होती है। अभी के टाइम पे जो अनाप शनाप वैल्यूएशन हो रही है खासकर एआई कंपनीज के अंदर ना, ये जस्टिफाइड नहीं है, और यही है एआई बबल। बहुत सारे लोगों को लगता है एआई बबल मींस कि भाई एआई का कोई मतलब नहीं है, एआई खत्म हो जाएगा। एक्चुअली एआई बबल्स ये है, ये जो वैल्यूएशन अनाप शनाप बनी हुई है, और वैल्यूएशन प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इस वैल्यूएशन के ऊपर जो पैसा रेस किया जा रहा है वो प्रॉब्लम है। 100 बिलियन डॉलर ओपन एआई रेस कर रहा है, और एप्पल ने भी बहुत सारा पैसा डेट की फॉर्म में रेस कर लिया है। ये जो पैसा रेस किया जा रहा है चुकाना भी होता है भाई। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट ही अर्न नहीं करके दे रहा और लंबे टाइम तक प्रॉफिट नहीं अर्न करने वाला, तो इतना पैसा मार्केट से उठाना इज अ रिस्की प्रोपोजिशन। ओपन एआई तो चलो इक्विटी देके काम कर रहा है, और एप्पल जैसी कंपनीज डेट उठा रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। बाकी नाइकी की बात करके चले तो उनके शेयर 10% घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई चाइना की सेल घटती हुई दिखाई दे रही है उनकी, और चाइनीज भाई हर जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। रीजन यहाँ पे सेल घटने का पता है क्या है? नाइकी लोग नहीं ले रहे हैं, इनके फुटवियर की 20 से 21% सेल घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि एंटा, लीनिंग, इन जैसी कंपनीज ने मार्केट कैप्चर करनी शुरू कर दी है। और चाइनीज यही करते हैं, अगर उनको मार्केट दी जाए तो वो मार्केट खा जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर चाइना वालों को अलाउ कर दिया जाए तो तबाही मचा सकते हैं लोग, बट अभी अलाउ नहीं करने दिया जा रहा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है जो हम आगे बात करेंगे। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी भाई कल एक वीडियो डाली है साहिल खन्ना वाले चैनल पे व्यूज के लिए, ताकि व्यूज आ जाए, बट उसके अंदर एक कंसेप्ट भी समझाया है रेज बेट का, किस तरीके से चीजें काम करती है। तो उसको देखना भाई, सपोर्ट करना। अगर नहीं देखा तो देख लेना, और देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी है। बाकी बैंक ऑफ जापान की बात करके चले तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे भाई, 30 ईयर हाइक कर दिया, 0.25 से 0.75% बढ़ाए गए। यही उम्मीद थी उनको, यही होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए पिछले 4 महीने के अंदर 30 बिलियन डॉलर
का स्पेंड किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, और फिर भी हमारी करेंसी उस लेवल पे स्टेबलाइज नहीं होती हुई दिखाई दी है। अभी 90 रुपए से ऊपर भागी थी लास्ट, अगर मार्केट की बात करके चले तो 90 रुपए से नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। एनालिस्ट का कहना है ये नंबर 89 से 90 के बीच में ही भटकेगा। बाकी नॉर्मली मैंने एक ट्रेंड देखा, जैसे महीने का ये वाला टाइम होता है ना, 18 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में मोटा मोटी इस टाइम पे करेंसी इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद में फिर हाल बुरा होता है। अभी बहुत टाइम हो चुका है, इस चक्कर में बता रहा हूँ आपको, ये एक ट्रेंड होता है क्योंकि मंथ के एंड के अंदर सबको अपने यूएसडी जितना भी इकट्ठा होता है उसको क्लोज करना होता है। जैसे जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास में बाहर का फॉरेन फंड ज्यादा आता है और टुकड़ों के अंदर आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बार बार फंड को कन्वर्ट नहीं करते, वो होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी क्लाइंट की पेमेंट आज है 22 तारीख, उसके बाद में एक पेमेंट 25 को आनी थी, फिर महीने की शुरुआत होनी थी, बहुत सारे लोगों की 1 से 8 तारीख के बीच में पेमेंट आनी थी, तो मोटा मोटी इस टाइम तक मेरी सारी पेमेंट आ गई है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ ये सारी की सारी पेमेंट को अगले महीने के एंड तक। ये नॉर्मल बंदों के लिए नहीं है, इसके लिए अलग से फॉरेक्स अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तब आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद जब आपको बेटर रेट दिखाई देता है मार्केट का, उस टाइम पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, वरना मंथ के एंड पे आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फोर्सफुली किया जाएगा। वरना इसका फायदा होता है अगर ज्यादा अमाउंट को कन्वर्ट कराते हो ना, तो आपको अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, और ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर आपको 50 पैसे 1 रुपए का भी फर्क दिखता है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। बाकी इंडियन मार्केट्स की बात करके चले तो वो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दी है। अगर हम स्टार्टअप आईपीओ की बात करके चले 2025 के अंदर 18 स्टार्टअप आईपीओ हमको देखने को मिले, और अगर आप ये इमेज देखोगे ना, इससे ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है। 18 आईपीओ ने 41,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट से रेज किया है, जहां पे तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू था और 21,000 करोड़ के आसपास भाई ऑफर फॉर सेल था। मतलब इतना पैसा इन्वेस्टर रिटेल को बेच के निकल गया। सबसे बढ़िया इस साल के अंदर लिस्टिंग गेन जिसने दिखाया वो अर्बन कंपनी 58%, मीशो 46%, फिर फिजिक्स वाला 33%, फिर ज़ेप्टोस 20% के ऊपर आता है। और सब्सक्रिप्शंस की बात करके चले तो अर्बन कंपनी का सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर देखने को मिला था, एक्यूएस उसके बाद आ रहा था, मीशो उसके बाद आ रहा था, फिर आप लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कौन सा कहां पे देखने को मिल रहा था। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब उतनी ज्यादा डिमांड थी उस आईपीओ की लेने के लिए लोगों को। बाकी इसके उल्टी चीज भी देखने को मिली है, एक स्टडी कंडक्ट करी गई जहां पे पता लगा खाली 1% ही इंडियन एमएसएमई कंपनीज है जिनके पास में वर्किंग वेबसाइट है। भाई इस यूपीआई और ऑनलाइन की दुनिया के अंदर जहां पर डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश की जो एमएसएमईज है 99% ऑनलाइन रजिस्टर्ड ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात 0.2% से भी कम है ओवरऑल एमएसएमई से जिनकी वेबसाइट कंप्लीट है, मतलब सारा डेटा ढंग से डाला हुआ है, सारी चीजें सही हो रही है। ये छोटा सैंपल टेस्ट के ऊपर किया गया होगा, सबको नहीं चेक किया गया होगा, पर भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है हर एक बिजनेस को कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भाई हम जिस दुनिया में जा रहे हैं ना, वहां पर डिजिटलाइजेशन ही सब कुछ होने वाला है। अगर आपके ऑपरेशन डिजिटल होने वाले, कंपनी के इंटरनल की बात करके चल रहा हूँ, तो आपको वो ट्रैक करने आसान हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो गए तो फ्री का ट्रैफिक आएगा, कोई लोग सर्च मारेंगे, आपके पास में लीड्स आएगी और उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि एड्स चलाओ, कुछ भी करो, पर एक बेसिक वेबसाइट जरूर बनाओ। ये आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी है। जैसे आपकी दुकान होती है ऑफिस वगैरह, वैसी वेबसाइट एक ऑनलाइन दुकान है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता था कि अब ये वाली दुनिया तो खत्म हो चुकी है, जिनको वेबसाइट बनवानी थी ना वो वाली ऑडियंस इकट्ठी हो गई है, या जिनको नहीं बनवानी थी वो अभी बहुत छोटे है। बट मात्र 1% नंबर है भाई, ये तो बहुत बड़ा शॉकर है। और मैं कह रहा हूँ 1% छोड़ो, 0.2% ऑपरेशनल है, मतलब जिनकी वेबसाइट बनी है उसमें से 0.8% तो बेकार है। इसका मतलब जिन्होंने वेबसाइट बनवाई है उनको भी तो पिच किया जा सकता है कि भाई ढंग की वेबसाइट बनवा लो। लोग कहते हैं मार्केट में काम नहीं, इस स्टडी से तो बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा एक और सर्वे कंडक्ट किया गया जहाँ पे 35% रेस्टोरेंट ने कहा कि वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए जितनी फीस ली जा रही है, जो सर्विस दी जा रही है, रेस्टोरेंट वाले प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे। ये नंबर टियर 3 के अंदर और खतरनाक लेवल पे देखने को मिला है। उनका कहना है कि आपको डिस्काउंट देना मैंडेटरी हो गया है अगर आज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना माल बेचना है तो। अभी रिसेंटली एनआरएआई ने बोला है कि वो जोमेटो से एग्रीमेंट में आ गई है जहां पे डेटा शेयर किया जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेसिकली अगर आपका रेस्टोरेंट है, जोमेटो से कोई खरीदता है, तो आपके पास कस्टमर का डेटा नहीं आता, तो आप कस्टमर से बात ही नहीं कर सकते। आपने एक बार किसी को मान लो माल बेचा जोमेटो के चक्कर में, दोबारा जो कस्टमर आ रहा है वो तो आपकी मेहनत से आ रहा है ना, आपका माल अच्छा था। तो अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली बेचना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। जोमेटो तो एग्री कर गया था, स्विगी देखते हैं कैसे करता है। बाकी कर्नाटका हाईकोर्ट ने ईडी को कहा है कि आप 505 करोड़ की बैंक गारंटी ले लो भाई, जो विंजो का अकाउंट अपने फ्रीज किया हुआ है उसके लिए। देखो विंजो का एलिगेशन क्या है, विंजो का कहना है कि हमने जो ऑफेंस किया है ना वो 10 लाख रुपए का है, अगर वो मान के चलते हैं हम तो 10 लाख रुपए के ऑफेंस के लिए आपने हमारे 505 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं। ईडी के सर्च को उन्होंने इलीगल बोला है। पिछले महीने की बात है नवंबर के अंदर, जहां पर इनके ऑफिस को रेड किया गया था और कहा गया भाई बहुत सारा इन्होंने रिफंड करना है, बहुत कुछ करना है। बट अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी बात तो है नहीं। ईडी ने अभी ड्रीम 11 के भी ऑफिस को रेड मारा है। 2434 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। 30 से ज्यादा लोकेशंस के ऊपर भाई सर्च मारी गई है। ड्रीम 11 अभी रिवाइव होने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने अपनी कंपनी का रिस्ट्रक्चर किया है, छोटी छोटी कंपनीज बनाई, सोचा कि भाई कंपनी को ढंग से चलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बट भाई ये तो लपेटे भी फंस गए। कंपनी के जो को फाउंडर है भावित सेठ, एलिगेशन ये है जो जय कॉर्प लिमिटेड है उसका नाता है ड्रीम 11 से। बेसिकली ड्रीम 11 के जो को फाउंडर है हर्ष जैन, उनके पापा डायरेक्टर है जय कॉर्प लिमिटेड के अंदर। तो अभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जय कॉर्प के पैसों के ऊपर कि रियल एस्टेट के अंदर पैसे इन्वेस्ट हुए, पैसा इधर से उधर किया गया है, मॉरिशस पैसा भेजा गया है। पता नहीं भाई, कहानी समझ में नहीं आ रही। ये सारे के सारे बंदे लपेटे में ही आ जा रहे। विंजो वाले फंस रहे हैं, ड्रीम 11 वाले फंस रहे हैं। अल्ट्राटेक को नोटिस मिल गया है 782 करोड़ का कि भाई आपने टैक्स का घोटाला किया है इतना रुपए का। वीवो की बात करके चले तो उनके ऊपर 2000 करोड़ का डाइवर्जन का केस बनाया गया है कि भाई आपने पैसे इधर की उधर करे। अगर देखोगे आप सारी चाइनीज मोबाइल कंपनीज को लपेटे में लिया गया है। अगर हम Xiaomi की बात करके चले तो Xiaomi तो बहुत टाइम से लपेटे के अंदर फंसा हुआ है, जहां पर इनका पैसा सीज कर दिया गया है। बहुत टाइम से Xiaomi मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देता इंडिया की, क्योंकि इनके सारे ऑपरेशन रुके हुए हैं। मार्च के महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करी गई थी जहां पर 6000 करोड़ से ऊपर की इरेगुलेटरीज पाई गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीवो, ओप्पो और Xiaomi की। अब चार्जशीट फाइल करी गई है वीवो के अगेंस्ट। एलिगेशन ये है कि भाई 20,000 करोड़ से ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग करी गई है, फेक इंपोर्ट्स दिखाए गए हैं, ओवरसीज फंड्स ट्रांसफर करे गए हैं। बेसिकली प्रॉफिट इधर का उधर किया गया है, मोटा मोटी बात करके चले तो एक जगह पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर चाइना इंडिया की मदद कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि भाई ठीक है चाइना वालों को वीजा दो, इंडिया में आने दो। दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज लपेटे में फंसी हुई है। चाइना भाई इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया को लेके जा रहा है। और अगर हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट चाइना से बात करके चले तो वो 106 बिलियन डॉलर पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया 2025 के अंदर, और ये नंबर बढ़ रहा है। अगर हम 2021 की बात करके चले तो उस टाइम पे ये नंबर 64.7 बिलियन डॉलर का था। 2022 के अंदर 87 पे पहुंचा। 2023 के अंदर इंप्रूव हुआ, 77 बिलियन डॉलर पहुंचा। बट 2024 के अंदर एकदम बड़ा 94.5 बिलियन, और अभी जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 106 बिलियन डॉलर का नंबर है ये। और मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट्स की बात करके चले तो 38 बिलियन डॉलर के तो मोबाइल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट हुए हैं, और ऑलमोस्ट 26 बिलियन डॉलर मशीनरी से देखने को मिला है। तो इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया अभियान चल रहा है ना, ये सारे के सारे इंपोर्ट उसी के लिए हो रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया की जगह असेंबल इन इंडिया हो रहा है, जहां पर सब्सिडीज मिल रही है। तो चाइना में माल बन रहा है, वो इंडिया के अंदर आ रहा है, उसके बाद में असेंबल होकर बिक रहा है। अब जब इंडिया के अंदर एक सप्लाई चेन बन रही है, उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाल दी है सिलिकॉन चिप्स के ऊपर, क्योंकि मोबाइल कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें से सिलिकॉन चिप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट आती है। ताकि इंडिया के अंदर सिलिकॉन चिप बनाई जाए तो सप्लाई चेन का एक पार्ट इंडिया से बनने लग जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके जो जो माल इंपोर्ट किया जा रहा है उसको इंडिया में बनाया जाएगा। बट चाइना डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी इतनी जल्दी। बाकी फिजिक्स वाला की बात करके चले तो 122 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले वो जाइलम के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ही एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसलिए सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इनके पास में 77.27% शेयर्स हो गए हैं जाइलम लर्निंग के। पहले उन्होंने 50% करे थे, फिर 65 के आसपास लेके गए, अब धीरे धीरे करके नंबर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सही की बात करके चले तो वो 30 मिलियन डॉलर 200 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर रेस कर रहे हैं। दिसंबर 2024 के अंदर शुरू हुई कंपनी है भाई ये, और आप वैल्यूएशन देखो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। रीजन क्या है, जो स्विगी के एक्स सीटीओ थे ना, वो इसके फाउंडर है। तो अगर बड़े लोग आते हैं और वो शुरू करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट मिलनी रिलेटिवली आसान हो जाती है। बाकी स्टॉक ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने भी 13 मिलियन डॉलर रेस किया है अपने सीरीज B1 राउंड के अंदर। अभी तक ये 90 मिलियन डॉलर रेस कर चुके हैं डेट और इक्विटी की फॉर्म के अंदर। 2020 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी। अगर डीमेट अकाउंट्स की बात करके चले तो 5 गुना ग्रोथ देखने को मिली है इनको। बट एक ट्रेजेक्टरी इनकी देखो और दूसरी सही की देखो, आपको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। बाकी ओला इलेक्ट्रिक भाई फ्राइडे को बढ़ता हुआ दिखाई दिया था 10%। रीजन क्या था कि भाई भावेश अग्रवाल ने अपने शेयर बेच दिया है और जो प्लेज शेयर थे उसको छुड़वा लिया। ये अच्छी खबर नहीं थी भाई, देखा जाए तो उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं, बट इसके लिए शेयर्स बढ़ रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ओला इलेक्ट्रिक का होता क्या है भाई। खबर कुछ और आती है, समझ में आता नहीं है, मार्केट ऊपर भाग जाती है। आईपीओ आया, पूरी मार्केट में नेगेटिव खबरें थी, फिर भी आईपीओ अच्छा गया और ऊपर जाता चला गया।
उसके बाद जब ऊपर चला गया सब लोग फंस गए, उसके बाद में नीचे 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 आ रहा है और अभी ऑल टाइम लो देखने को मिल रहा था, अब अपर सर्किट मार रहा भाई। बाकी एथर की बात करके चले तो वो ऑटो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया भाई स्कूटी तो बेच ली है, अब स्कूटी का इंश्योरेंस बेचो क्योंकि स्कूटियां खराब होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ओला का हाल उन्होंने देख लिया है। बाकी स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन भी है, लोग स्कूटी लेंगे उसी के साथ में इंश्योरेंस बेच देंगे। इसके अलावा स्पॉटिफाई इंडिया की बात करके चले तो 75 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। 50% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 89% सब्सक्रिप्शन बढ़ती हुई दिखाई दी है, एड रेवेन्यू 38.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। भाई स्पॉटिफाई पे हम भी न्यूज डालते हैं वैसे बाय द वे, वहाँ पे अपने फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा नहीं है तो फॉलो शॉलो करो वहाँ पे यार। बाकी डीकैथलॉन इंडिया की बात करके चले तो 65 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 25 में। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर भाई 197 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अब प्रॉफिट से एकदम लॉस के अंदर आ गए और कोई बहुत ड्रास्टिक कन्वर्जन नहीं आया है। रेवेन्यू 3% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर आप कैश और बैंक बैलेंस देखोगे तो वो भी बहुत खतरनाक लेवल पे घटता हुआ दिखाई दिया है, बट करंट एसेट्स बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया है जिस चक्कर में नंबर्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं। बट सवाल ये है एक्सपैंड करने के बाद भी रेवेन्यू उस लेवल पे नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी केकेआर की बात करके चले तो वो भी अपने भाई शेयर्स बेच रहे हैं। अभी सारी फ्रेंचाइजी को समझ में आ गया है भाई, एक राउंड करो, थोड़ा सा एग्जिट करो, बाहर के इन्वेस्टर्स भी लेके आओ अपने अंदर और अपनी वैल्यूएशन सेटअप करो। बाकी जापान के जो मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप है वो भाई 20% एक्वायर कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के 4.4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर अप्रॉक्स। 19 दिसंबर को जो इनके बोर्ड है उन्होंने अप्रूव कर दी थी ये वाली ट्रांजेक्शन, और देखा जाए तो लार्जेस्ट एफडीआई आने वाली है ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। इससे पहले एमरेट्स एनबीडी इन्वेस्ट कर रहे थे आरबीएल ग्रुप के अंदर, बट ये वाला पहले देखने को शायद मिल जाएगा उनको। इसके अलावा जियो स्टार की बात करके चले तो भाई वो वर्ल्ड कप के लिए अपने रेट बढ़ा रहे हैं, 30 से 75% तक एड रेट को बढ़ाया जा रहा है। अगर हम सीपीएम टर्म्स में बात करके चले तो 600 रुपए का सीपीएम कर दिया भाई इन्होंने। अगर हम सीटीवी की बात करके चले तो सीटीवी मतलब कनेक्टेड टीवीज, डिजिटल मतलब फोन के अंदर मान लो, टीवी मान लो, वेब के अंदर मान लो, मतलब 1000 व्यूज के लिए आपको 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक ऐड अगर आप देखते हो अपने उसके अंदर तो 60 पैसा कमाएगी कंपनी। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।